हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन तरीके से नेमिंग किया जाता है। कॉमन नेम, डेराइव नेम और थर्ड हो गया आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम देखते हैं। तो कॉमन नेम जो है वो किस तरीके से, सबसे पहले कॉमन नेम में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। मतलब कि जो सबसे पहले हम देख रहे हैं सोर्स के बेसिस पे जो नेमिंग किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो वो सब देखते हैं। जो CH4 है, सबसे पहला कंपाउंड जो है CH4 है। CH4 को मार्स गैस बोला जाता है क्योंकि मार्सी एरिया में मिलता है। सोर्स के बेसिस पे इसका नाम मार्स गैस रख दिया गया। उसी तरीके से जो मिथेनॉल है CH3OH, इसको इसका जो कॉमन नेम होता है वो वुड स्प्रिट होता है क्योंकि इसका जो सोर्स है वुड है। वुड वुड में पाया जाता है, वुड में मिलता है, इसीलिए CH3OH जो है मिथेनॉल को वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। उसी तरीके से जो इथाइल अल्कोहल है इसको ग्रेन अल्कोहल भी बोला जाता है क्योंकि ग्रेन में भी पाया जाता है। उसके बाद ये जो फॉर्मिक एसिड है HC OOH, फॉर्मिक एसिड, इसको तो फॉर्मिक एसिड बोला ही जाता है क्योंकि जो फॉर्मिका रेड आंट में पाया जाता है, रेड आंट का ही लैटिन वर्ड होता है फॉर्मिका। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया है। उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड है इसको विनेगर विनेगर को ही एसिटम बोला जाता है। तो उसी एसिटम के बेसिस पे इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया गया है। उसके बाद ये जो है लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क मिल्क में पाया जाता है, इसी को लैक्टम बोलते हैं। तो लैक्टम से इसका नाम लैक्टिक एसिड पड़ गया। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हम कंपाउंड का कॉमन नेम देख रहे थे। उसके बाद जो सेकेंड है वो है डिस्कवर के बेसिस पे। तो जिन साइंटिस्टों ने इसका डिस्कवरी किया उनके नाम पे कंपाउंड का नेमिंग कर दिया गया है। जैसे जो RMgX है इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, और जो R2CuAli है उसको गिल्समैन रिएजेंट बोलते हैं, गिल्समैन रिएजेंट। उसके बाद जो R2Zn है इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोला जाता है। ये सब चीज आगे आएगा। तो दूसरा क्या हो गया, डिस्कवर के बेसिस पे नेमिंग किया गया था। उसके बाद जो थर्ड जो है वो है टेस्ट के बेसिस पे। जैसे स्वीट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ग्लाइकस, और इसी के बेसिस पे जो जो भी कंपाउंड जिसका जो टेस्ट स्वीट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, तो यही ग्लाइकस से ये जो नेम लिया गया है ग्लूकोज। उसी तरीके से ग्लिसरॉल हो गया CH3OH, CHOH, CH2OH। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पे कॉमन नेमिंग किया गया है। तो जैसे अगर किसी भी कंपाउंड का टेस्ट अगर स्वीट है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है ग्लाइकस। तो जैसे ग्लूकोज हो गया तो C6H12O6, इस कंपाउंड का जो नेमिंग किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे, तो ग्लाइकस से ही ग्लूकोज नेम लिया गया है। उसके बाद हो गया ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH। उसके बाद थर्ड हो गया ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH। तो टेस्ट के बेसिस पे इन सब का नेमिंग किया गया है। अब अगला जो है वो हम हाइड्रोकार्बन का नेमिंग देखते हैं। नेमिंग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग देखते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग किया जाता है वो, उसका फॉर्मूला ये है, अल्क प्लस एन और इन और आइन। तो यहाँ पे जो एल्क है वो नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितना है उसके बेसिस पे उसका नेमिंग किया जाता है। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो अल्क के जगह पे क्या हो जाएगा, मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हो जाएगा इथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो हो जाएगा प्रोप।
अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूट। ये इसको ब्यूट बोलते हैं, बट नहीं बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद जो नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो हो जाएगा पेंट। उसी तरीके से 6 है तो हो जाएगा हेक्स। अगर 7 है तो हो जाएगा हेप्स। 8 है तो हो जाएगा ऑक्ट। 9 है तो हो जाएगा नॉन। 10 है तो हो जाएगा डेक। हमें इतना ही तक याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम इतना ही तक पूछा जाता है। इसके आगे भी होता है लेकिन मैक्सिमम इतना तक याद रहेगा तो सही है। अब हम एक एक करके देखते हैं हाइड्रोकार्बन में अल्केन का। तो सबसे पहले हम अल्केन का नेमिंग देखते हैं। तो अल्केन में क्या होता है, अल्क प्लस एन। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन CH4 में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्क प्लस एन। तो मिथ हो जाएगा प्लस एन, क्या हो जाएगा, मीथेन। इसी तरीके से नेमिंग करना है। मीथेन हो गया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, तो इथ प्लस एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेन। इसी तरीके से इसमें हो गया, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है इस कंपाउंड में, 4 है, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट चेन होता है तो उसमें हम नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। उसी तरीके से जैसे इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन अगर किनारे, जो किनारे वाला कार्बन है, किनारे से जो दूसरे कार्बन पे अगर एक CH3 है, जैसे किनारे फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, मतलब जो टर्मिनल कार्बन है उसके टर्मिनल से जो सेकेंड कार्बन है, जैसे ये हो गया टर्मिनल, टर्मिनल वाला फर्स्ट कार्बन हो गया और ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो जो टर्मिनल से दूसरा कार्बन है उस पे अगर एक CH3 है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसो। तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो इसके लिए जब भी स्ट्रेट चेन रहेगा तो नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। उसी तरीके से ये तो स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है, लेकिन जो किनारे वाला कार्बन है उससे जो सेकेंड कार्बन है उस पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, आइसो। तो ये हो जाएगा आइसो पेंटेन। जब भी ऐसा दिखे कि जो टर्मिनल कार्बन है वहां से सेकेंड कार्बन पे अगर एक CH3 है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसो। तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। अब अगला देखते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो इस कंपाउंड में भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियो। अब नियो देखते हैं कि नियो किसको बोलते हैं, नियो पेंटेन। अगर जो टर्मिनल वाला कार्बन है उसको 1 हो गया, उसके बाद टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे अगर 2 CH3 जुड़ा हुआ है, टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है नियो। तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन। अगर किनारे से सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है तो आइसो उसके लिए टर्म यूज करते हैं। अगर किनारे से सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 है तो उसके लिए हम नियो टर्म यूज करते हैं। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 8 है। तो नंबर ऑफ कार्बन 8 है, स्ट्रेट चेन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें जो किनारे वाला कार्बन, नेमिंग तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, किनारे किनारे वाला कार्बन से कि सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 हमको दिख रहा है तो इसको नियो बोलना चाहिए था, लेकिन इसके बेसिस पे नेमिंग किया जाना था चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इधर
इसका जो नाम होता है वो होता है आइसोओक्टेन। इसको याद ही रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये एक्सेप्शन है। जब भी ये कंपाउंड दिख जाए तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोओक्टेन। अभी ये जो हम पहले बता रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आइसो किसको बोलते हैं? आइसो, किनारे से दूसरे कार्बन पर एक CH3 है तो उसको हम आइसो बोलते हैं। जैसे यहाँ था, जैसे ये वाला कंपाउंड है, किनारे से सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है तो आइसो लिखे थे उसके लिए। किनारे से दूसरे कार्बन पर एक CH3 है तो आइसो हो गया। उसी तरीके से नियो किसको बोलेंगे? अरे किनारे से दूसरे कार्बन पर दो CH3 अगर है तो उसके लिए नियो टर्म यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि उसमें मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए, तभी हम नियो यूज कर सकते हैं। मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए तभी उसमें हम नियो टर्म यूज कर सकते हैं। और अगर स्ट्रेट चेन है तो उसके लिए एन टर्म यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? तो स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी स्पीसीज में हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो स्पीसीज बनता है, नहीं, किसी भी कंपाउंड से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो स्पीसीज बनता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। जैसे CH4 है तो CH4 से हम एक हाइड्रोजन निकाल निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। इसका एक वैलेंसी खाली है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। अगर एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन निकाला गया। अगर दो निकालते तो बोलते डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट में का हम मोनोवैलेंट रेडिकल का नेमिंग किस तरीके से किया जाता है? तो उसमें भी अल्क होता है और प्लस में आइल जोड़ देते हैं। इन की जगह पे यहाँ पे आइल हो जाता है। क्या हो जाएगा? अल्काइल। जैसे CH4 को बोलते थे मीथेन, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाले तो CH3 हो गया। ये क्या हो गया? रेडिकल। इसके नेमिंग में हम क्या जोड़ेंगे? इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अल्क, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथ, और प्लस में आइल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? मिथाइल। उसी तरीके से इथेन है। इथेन में एक हाइड्रोजन हम हटा दिए तो ये भी एक रेडिकल हो गया। तो इसका नेमिंग किस तरीके से करेंगे? इथ प्लस आइल, क्या हो जाएगा? इथाइल। उसी तरीके से प्रोपेन है। तो प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं। प्रोपेन में अब हम दो तरीके से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एक तो इस कार्बन से निकाल सकते हैं और एक इस कार्बन से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से किसी से भी हम, इसमें तो था कि या तो इससे निकालते या फिर इससे निकालते, तो दोनों में तो बात बराबर ही हो जाता। लेकिन इसमें हम एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें ये मिलता है नॉर्मल। स्ट्रेट चेन है तो इसको हम क्या, उसमें एन नॉर्मल उसको बोलते हैं। एन एन टर्म उसके लिए यूज किया जाता है। एन, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एन पेंटाइल। पेंटाइल नहीं, सॉरी, एन प्रोपाइल हो जाएगा। एन प्रोपाइल। अब जो अगर हम सेकेंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं इस वाले कार्बन से तो इस तरीके से हो जाएगा। एक रेडिकल बन गया। अब किनारे वाले कार्बन से सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता था आइसो। तो ये क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल, क्योंकि रेडिकल है एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दिया गया है तो आइसो प्रोपाइल। अगला कंपाउंड जो है, अगला कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 4 है।
तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अगर अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक ये कि फर्स्ट कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करें और दूसरा सेकेंड कार्बन से भी हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ये वाला रेडिकल बन रहा है। तो इसका नेमिंग हम किस प्रकार से करेंगे, स्ट्रेट चेन है और नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, और रेडिकल है तो नॉर्मल ब्यूटाइल। उसी तरीके से अब दूसरा जो सेकेंड कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ये सेकेंड कार्बन है, इससे अगर हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो स्ट्रेट चेन तो नहीं है, और हम देख रहे हैं इसमें कि जो किनारे टर्मिनल वाला कार्बन है, इसके सेकेंड टर्मिनल कार्बन से सेकेंड कार्बन पे इससे कोई CH3 जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, तो सेकेंड कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसमें आइसो तो टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो कोई भी कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी कार्बन हम उसको बोलते हैं। तो इसकी नेमिंग में हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब हम आगे देखते हैं, वो तो था नॉर्मल ब्यूटेन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे। अब इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है। ये क्या है, जो टर्मिनल कार्बन है ये वाला, इसके सेकेंड टर्मिनल कार्बन से सेकेंड कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब हम आइसोब्यूटेन से रेडिकल बना के देखते हैं, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक तो कि ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, इन दो कार्बन में भी से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो उसका क्या नेम हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि जो टर्मिनल कार्बन है उसके सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, और रेडिकल है तो आइल हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। उसी तरीके से इसका जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है उसमें ये है, सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। तो इसमें क्या है कि टर्मिनल कार्बन से सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 तो है, लेकिन इसके लिए हम टर्म नियो नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि नियो टर्म यूज करने के लिए मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए, और इसमें तो 4 ही कार्बन है, तो इसके लिए हम नियो यूज नहीं करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे यहाँ देखे थे ना, यहाँ आइसो यूज नहीं हो रहा था, तो फिर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ था तो सेकेंडरी कार्बन था, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखे थे। उसी तरीके से इस कार्बन पे 3 CH3 अटैच्ड है तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसके लिए हम जो नेम लिखेंगे वो हो जाएगा टर्शियरी, 4 कार्बन है इसमें, तो टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब जो अगला कंपाउंड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, लेकिन स्ट्रेट चेन तो नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनल कार्बन है, इससे सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन है उससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते थे, नियो। और नियो के लिए क्या कंडीशन था कि मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए, तो इसमें मिनिमम 5 कार्बन तो है, तो ये क्या हो गया, नियो पेंटेन हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, इसके सेकेंड कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें सिर्फ हम एक ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से निकालें, या फिर इस कार्बन से निकालें, या फिर इस कार्बन से, या फिर इस कार्बन से। बात तो सेम ही हो जाएगा,
इसीलिए इसमें हम सिर्फ एक ही जगह से कार्बन निकाल सकते हैं, सॉरी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, उसके बाद इसका नेमिंग करते हैं। तो CH3 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 CH2, इस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल दें तो इसका क्या नाम हो जाएगा। किनारे से सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 है तो नियो तो यूज करेंगे, साथ में क्या हो जाएगा नियोपेंटाइल। तो जो मोनोवैलेंट रेडिकल है इसका नेमिंग इस तरीके से किया जाता है। जो रेडिकल है ना इसका नेमिंग काम आता है IUPAC। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कुछ जो रेडिकल्स हैं उसके नाम को हमें याद रखना है। जैसे विनाइल हो गया, एलाइल हो गया। अभी जैसे बेंजीन है तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन हम निकाल दिए हैं। बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H5 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन को टोटल हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब सब में से एक सब मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, एक रेडिकल है। तो उसका हम नाम, उसका जो नेमिंग करते हैं वो हो जाता है फेनाइल। उसी तरीके से ये हो गया बेंजाइल और ये हो गया प्रोपार्जिल। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, इनका नाम याद होना चाहिए, इसको याद करना है। उसके बाद हम अल्कीन में देखते हैं, अल्कीन का कॉमन नेमिंग किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें भी सिर्फ उसमें एन था तो इसमें आइलीन हम लिखते हैं, या तो आइलीन लिखते हैं या फिर इन लिखते हैं। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं और साथ में आइलीन हो जाएगा या फिर इन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा या फिर हम उसको इथीन भी लिख सकते हैं। तो इथाइलिन हो गया। उसके बाद जो अगला कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपाइलीन हो जाएगा। उसी तरीके से अब ये दोनों जो कंपाउंड है दोनों में तो नंबर ऑफ कार्बन 4 ही है, लेकिन जो डबल बॉन्ड के पोजीशन का इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो जब भी हम इस तरीके का जो कंपाउंड रहेगा इसमें हम फिर अल्फ़ा बीटा से करते हैं। जैसे जिस कार्बन से इस कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड अटैच है तो पहले हम इसको अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें अल्फ़ा ब्यूटाइलिन लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। उसी तरीके से ये तो बीटा पे है डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलिन। ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो नेमिंग है वो किया गया है, अल्फ़ा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन। उसके बाद ये जो है इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन इसमें जो टर्मिनल कार्बन है, ये जो टर्मिनल कार्बन है इसके सेकेंड पोजीशन, जो इसका जो सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन है उस पर एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइलिन। अब हम आगे देखते हैं अल्काइन। तो अल्काइन में जो 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है अल्काइन का, इसको याद रखना है। इसमें हम इथ नहीं यूज करते, इसमें हम एसिड यूज करते हैं, इसमें एसिटाइलिन हो जाता है। तो इसमें आइलिन देख के एल्कीन के साथ कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ये जो दोनों कंपाउंड है ना, जैसे 2 कार्बन का अल्कीन है तो इसको हम इथाइलिन बोलते हैं, लेकिन अगर 2 कार्बन का अल्काइन है तो उस केस में हम उसको एसिटाइलिन बोलते हैं। इसको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं बाईवैलेंट रेडिकल।
अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल रहे थे अल्केन से तो मोनोवैलेंट रेडिकल बन रहा था, लेकिन अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसको बाइवैलेंट रेडिकल बोला जाता है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि जो रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को अगर रिमूव किया जा रहा है, और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम डिफरेंट 2 कार्बन, अलग अलग 2 कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। तो जो फर्स्ट केस है जिसमें एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, उस केस में हम उसमें आइलिडीन ऐड करते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो इथ हो गया, और आइलिडीन ऐड कर दिए तो हो गया इथाइलिडीन। अब हम अगर अलग अलग कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उस केस में आइलीन ऐड करते हैं तो हो जाएगा इथाइलीन। तो इसको याद रखना है। अब जैसे मिथाइल है तो मीथेन है, तो मीथेन में अगर उसमें तो एक ही कार्बन होता है, तो उसके लिए मिथाइलिडीन टर्म भी यूज किया जाता है और मिथाइलिन भी, दोनों यूज किया जाता है। तो इसे याद रखना है। अब आगे देखते हैं कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे बेंजाइल है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन पे एक CH3 ऐड है उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर चुके हैं तो हम उसको बेंजाइल बोल रहे हैं। अगर बेंजाइल से एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो बाइवैलेंट रेडिकल से, ये तो था मोनोवैलेंट, इसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। ये क्या हो जाएगा, बाइवैलेंट, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, इसका 2 वैलेंसी खाली है तो बाइवैलेंट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बेंजल। अब इसमें से भी एक और हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा बेंजो। ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, इसका 3 डिग्री कार्बन नहीं, अभी हम इसको 3 डिग्री नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, और 3 को खाली है लेकिन कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये क्या हो गया, अगर तीनों वैलेंसी खाली है बेंजाइल पे जो कार्बन है तो उसको हम बेंजो बोलेंगे। ये हो गया बेंजल। दो वैलेंसी खाली है तो और एक खाली है तो हो गया बेंजाइल। तो इसको भी याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार समराइज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था डेफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। उसके बाद क्या था, उसके बाद था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतना चीज़ हम इसके पहले तक कर चुके थे। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नेमिंग हम स्टार्ट किए हैं आज, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज से पहले जो कुछ भी पढ़ चुके हैं, अगर आप सभी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। इससे पहले जो कुछ भी हम पढ़े हैं वो बेसिक है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर ये बेसिक हमारा अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन बनाने में फंस सकते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।